नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 18वां भाग है और उपनिवेशवाद का दूसरा भाग है। और आज का टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे उपनिवेशवाद का विस्तार कैसे हुआ। उपनिवेशवाद के पहले भाग में हम लोगों ने उपनिवेशवाद होता क्या ये समझा था, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद में अंतर क्या होता है तथा उपनिवेशवाद के कारणों को समझा था। आज हम लोग उपनिवेशवाद के विस्तार का अध्ययन करेंगे, पूरे विश्व में कैसे कैसे एक साथ उपनिवेशवाद का विस्तार होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एशिया से देखते हैं, क्योंकि हम लोग एशिया में रहते हैं और भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, तो भी यहीं से शुरुआत करते हैं। एशिया जैसे जैसे समुद्री रास्तों से भौगोलिक खोज होने लगी थी, हमने बताया था कि कुस्तुनतुनिया पर यानी कि पूर्वी रोम की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण होने से और तुर्कों का कब्जा होने से जो मेडिटेरियन सी थी उसे चोक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसलिए पश्चिमी यूरोपीय देश नए नए समुद्री रास्तों की खोज करने लगे, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था। इसी व्यापारिक क्रम में कितने भौगोलिक खोज हुए आपके सामने मैंने पिछले अध्याय में बता दिया था। तो इसी क्रम में सबसे पहले ये लोग एशिया तक पहुंचते हैं और एशिया में शुरुआत में ये व्यापार करते हैं, व्यापार करने के साथ लाभ कमाते हैं। उसके बाद वहाँ के राजनीतिक स्थितियों का लाभ उठाकर वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी कॉलोनी बसाते हैं और उपनिवेश बनाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले एशिया से। जैसे जैसे समुद्री रास्तों से भौगोलिक खोज होने लगी वैसे वैसे उपनिवेश का बीज लगाया जाने लगा। सन 1500 से एडी से उपनिवेशों का जन्म लेने की शुरुआत मानी जाती है। भारत जो है, सबसे पहले भारत को देखते हैं क्योंकि अपना ही देश है। ब्रिटिश भारत को उपनिवेश का एक बहुत बड़ा हीरा या ताज था। ब्रिटिश जो अब भारत को हीरा और ताज कहा करते थे। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के मामलों को देखने के लिए भारत मंत्री की नियुक्ति की थी। यानी कि देख लीजिए भारत कितना इंपॉर्टेंट था कि ब्रिटिश संसद ने कैबिनेट स्तर का एक भारत मंत्री नियुक्त किया था भारत के मामलों को देखने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में 1498 में पुर्तगालियों का आगमन होता है। ये रहा यूरोप का मैप और ये रहा एशिया जिसमें ये अपना भारत रहा। ये पुर्तगाली होते हैं, ये पुर्तगाली सबसे पहले भारत पहुँचते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद ये अरेबियन सीप तक पहुँचते हैं। तो आप देखिए कोई भी जो भी विदेशी शक्ति होगी, ये जो समुद्र के रास्ते से यूरोपीय देश समुद्र के रास्ते से अरब सागर पर पहुंचते हैं। ये रहा अपना अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, ये रहा अपना श्रीलंका। तो सबसे पहले यहाँ पर पश्चिमी तट पर ही लोग पहुँचेंगे क्योंकि इधर से तो कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पुर्तगाली होते हैं यहाँ पहुँचते हैं अरेबियन सी पे, यानी 1498 में पुर्तगालियों का आगमन होता है और इन्होंने आते के साथ कुछ समय के बाद कॉलोनी बसाई और अरब सागर पर कब्जा कर लिया। ये रहा अपना अरब सागर, इस पर कब्जा कर लिया। फिर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ये जो अपना ब्रिटेन है यहाँ से भारत पहुंचता है 1600 एडी में और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। भारत आती है, स्थापना नहीं होती, भारत आती है। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, डच। इस समय भारत में मुगल साम्राज्य था। जब भारत ये लोग विदेशी यूरोपीय देश आ रहे थे, इस समय मुगल साम्राज्य था। इस समय तक 1600 एडी तक ये यूरोपीय देश अपने को समुद्र तक सीमित रखे। जो भी यूरोपीय देश थे अपने को समुद्र तक ही सीमित रखे, भारत के आंतरिक भागों में ये लोग प्रवेश नहीं किए। इनका मुख्य देश सर्वप्रथम सबसे व्यापारिक था, उनका मुख्य देश शुरुआत में व्यापारिक था। उसके बाद 1663 में देखेंगे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रहा अपना फ्रांस, ये लोग भी उठ के यहाँ आते हैं। आगे बारी बारी से देखते हैं। भारत में मुख्य उपनिवेशी राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन हमारे सामने आता है। ब्रिटेन जो होता है भारत में मुख्य उपनिवेशी राष्ट्र होता है। मुख्य उपनिवेशी राष्ट्र ब्रिटेन के सामने की चुनौतियों की बात करें तो ब्रिटेन के सामने बहुत सारे देशों की चुनौतियां थी, जिसके अंतर्गत फ्रेंच, डच, पुर्तगाली और भारतीय शासक आते हैं। ब्रिटेन यूरोपीय राष्ट्रों को पराजित कर, यानी कि फ्रेंच, डच, पुर्तगाली को बाहर पराजित करके उनको बाहर कर देता है और भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करता है। इसके बाद ये भारतीय शासकों से निपटना शुरू करता है और अब एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो हम लोग मॉडर्न इंडिया में बहुत कायदे से, बहुत ही स्पेशल ढंग से पढ़ेंगे, प्लासी और बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर की लड़ाई से अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति हासिल की और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन की नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है और धीरे धीरे पूरे भारत पर ये अधिकार करने की शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद हम लोग भारत में एशिया में भारत के बाद साउथ ईस्ट एशिया माने कि इस वाले पार्ट पर हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, इस वाला पार्ट पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस वाले पार्ट पर, जहाँ पर बर्मा, थाईलैंड
थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस आते हैं। इस पर अपना अधिकार जमाने की शुरुआत की। 16वीं शताब्दी के शुरुआत से ये उपनिवेशवादी सत्ता के अधीन आने की शुरुआत हुई और 1950 में सदी के मध्य तक ये आज़ाद होने लगे। यानी कि 16वीं शताब्दी के दौरान ये लोग ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के कब्जे में आने की शुरुआत हुई और 1950 तक आते आते भारत के साथ ये लोग भी आज़ाद होने की शुरुआत करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया मसालों के मामलों में अग्रणी थे। ये मसाले यूरोपियों को बहुत आकर्षित किए, क्योंकि हमने देखा था कि फिर से मैं बता रहा हूँ, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के रास्ता चौक हो जाने के कारण पूर्वी एशिया तथा यूरोप का व्यापार यानी पश्चिमी यूरोप का व्यापार बंद हो गया था। और जब मेडिटेरियन सी बंद हुआ तो उस समय तक पश्चिमी यूरोपीय देशों को मसालों की आदत लग गई थी और मसालों की छटपटाहट ने नए नए भौगोलिक रास्तों की खोज की गई और यूरोपीय राष्ट्र मसालों को लेकर यूरोप से एशिया तक पहुंच गए थे। इसके बाद हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में पुर्तगाल पहुंचता है मलक्का में, जहाँ पर मक्का तंबाकू की खेती करता है। उसके बाद आलू और गन्ना की भी इनको आदत लग जाती है, क्योंकि यूरोप की जलवायु में ये लोग आलू और गन्ना नहीं उगा सकते थे, इसलिए उपनिवेश का विस्तार करने की शुरुआत की पुर्तगालियों ने। उसके बाद पुर्तगालियों को हटाकर हॉलैंड आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में पुर्तगालियों को हटाकर हॉलैंड आते हैं। हॉलैंड के बाद ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस यहाँ पहुँचता है साउथ ईस्ट एशिया में। किंतु ब्रिटेन अपने आप को भारत तक ही सीमित रखता है और भारत से वो टैक्स वसूलता है, सत्ता पर अधिकार करता है, जनता पर दमन करता है और अपने उद्योगों को पेट भरने के लिए कच्चा माल अपना भारत से ही वो संग्रहित करता है। एशिया के बाद हम लोग उपनिवेशवादी राष्ट्रों में देखें तो अफ्रीका में हम लोग प्रवेश करते हैं कि यहाँ पर यूरोपियों ने बहुत सारा उपनिवेश बनाया है, जिसमें पहला दूसरा अपना नंबर आता है एशिया के बाद अफ्रीका में। 19वीं शताब्दी में अफ्रीका का समुद्री मार्गों में या तटवर्ती क्षेत्रों में यूरोपियों का प्रवेश हुआ है, लेकिन इस दौरान वे लोग आंतरिक भागों में प्रवेश नहीं किया अफ्रीका के। फिर उसके बाद 1870 एडी के बाद ये लोग अफ्रीका के अंदर प्रवेश करने की शुरुआत की। अफ्रीकी देशों में उपनिवेशों की क्रूरतम पक्ष को देखें तो वो दास व्यापार था कि अफ्रीकी देशों में जो उपनिवेश बनाए गए वहाँ पर लोगों को दास बनाया जाने लगा। ये सबसे क्रूरतम पक्ष है, यानी कि स्लेव ट्रेड अमानवीय पक्ष था उस समय, दास व्यापार अमानवीय पक्ष था उपनिवेशवाद का। ये देश अटलांटिक क्षेत्र के बाहर भेजे जाने लगे। ये जो भी थे यहाँ के लोग थे, देश लिख दिया हूँ मैंने, ये लोग अटलांटिक क्षेत्र के बाहर भेजे जाने लगे। ये अपना अटलांटिक महासागर है, जहाँ पर ये अपना नॉर्थ अटलांटिक है या साउथ अटलांटिक है, यहाँ से लोगों को बाहर भेजे जाने लगा और दासों के व्यापार होने लगा और दासों का बाजार लगता था। देख लीजिए, आदमियों का व्यापार हो रहा था। घरेलू काम के साथ साथ श्रमिकों का अभाव, जहां लोगों की संख्या कम थी, की पूर्ति के लिए खासकर गन्ना उत्पादन के लिए इन दासों का व्यापार होता था और दासों का बाजार लगता था। घरेलू काम के साथ साथ खेती करवाने के लिए भी दासों को ले जाया जाता था। ठीक है, दास व्यापार मानव इतिहास का सबसे निकृष्टतम रूप हमें दिखाई देता है। ये लगभग 300 वर्षों तक रहा। 300 वर्षों के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हुआ। अफ्रीकी लोगों में जो क्रूरता दिखाई देती है, हम लोग कहते हैं कि अफ्रीकी लोग बहुत क्रूर होते हैं, हफ्सी होते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है तथाकथित। लेकिन उनमें जो क्रूरता आई है, जो दास व्यापार के दौरान इनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के प्रतिक्रिया के रूप में उनके अंदर विकसित हुई है। उपनिवेशवाद का विस्तार अपने साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ शोषण का स्वरूप लेकर आता है। लेकिन एक मजबूत पक्ष के रूप में देखें तो भारत में जब यूरोपियों के आने के बाद आधुनिक राज्य का निर्माण होने लगा। अन्य जगहों पे हुआ, लेकिन भारत में खास तौर पर हुआ कि यहाँ न्यायपालिका व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा व्यवस्था लागू की गई, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई, रेलवे का विस्तार हुआ तथा मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण हुआ उस राज्य का, उस देश का। ठीक है, जब ये यूरोपीय ये अन्य जगहों पर पहुँचे तो। इसके बाद देखें कि अफ्रीका में कांगो नदी घाटी में बेल्जियम का अधिकार रहा, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को पर फ्रांस का अधिकार रहा, यूके का मिस्र, बारबाडोस और जमैका पर अधिकार रहा, लीबिया पर इटली का अधिकार, अंगोला पर पुर्तगाल का अधिकार रहा है। ये अफ्रीकी देशों का साथ हुआ है। लेकिन जब उपनिवेश बाद देखें कौन कौन से देशों ने अफ्रीका में उपनिवेश बनाया था, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटिश, इटली और जर्मनी। ठीक है, ये रहा अपना अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के बाद, यानी कि जो यूरोपीय राष्ट्र थे एशिया और अफ्रीका में
अपने उपनिवेश बनाने के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ये मैक्सिको का पार्ट है, मैक्सिको के बाद से लैटिन अमेरिका की शुरुआत हो जाती है। दक्षिण अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका में, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने उपनिवेश बनाते हैं। तो सब उसके बाद सबसे पहले हम लोग दक्षिण अमेरिका में देखते हैं, जिसे लैटिन अमेरिका देश कहते हैं। मैक्सिको से लैटिन अमेरिकी देशों की शुरुआत हो जाती है, यानी कि ये वाला पार्ट है मैक्सिको। मैक्सिको से लैटिन अमेरिकी देशों की शुरुआत हो जाती है, यानी कि जो भी कैरेबियन कंट्री थे, यहाँ पे एक कैरेबियन द्वीप समूह है, ठीक है ना, यहाँ पे कैरेबियन सागर है और कैरेबियन द्वीप समूह के थी, कैरेबियन ओशियन के आसपास जितने भी देश हैं उसे कैरेबियन कंट्री कहते हैं। कैरेबियन कंट्री के जितने भी नीचे वाले देश हैं वो लैटिन अमेरिकी देश कहलाते हैं, दक्षिण अमेरिकी देश कहलाते हैं। यहाँ पर मैक्सिको, पेरू, ब्राज़ील, ये सब देख लीजिए, ये इस पार्ट में रहते हैं। और यहाँ पर द मायास कल्चर आता था, इनकैस कल्चर, एजेटक कल्चर, ये सारे ओल्डेस्ट कल्चर थे। इन पर इनके बहुत बड़े क्षेत्रफल पर स्पेन का अधिकार हो जाता है। ये जो स्पेन होता है इसका इन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा अधिकार हो जाता है, यानी कि स्पेन का दक्षिण अमेरिकी देशों पर दबदबा था। उसके बाद बोलीविया में कीमती धातु खनन उद्योग का विकास किया गया। यहाँ पर वन्य संस्कृति थी। देखेंगे कि जो खनन उद्योग विकास और कीमती धातु जो वन क्षेत्रों में मैक्सिमम पाई जाती है, यहाँ पर वन संस्कृति थी। यहाँ पर लोगों को टैक्स शोषण किया गया और टैक्स वसूला गया। स्पेन तथा अन्य यूरोपीय देश, जिसमें पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रेंच बाद में कैरेबियन कंट्री तक जाके शिफ्ट हो गए थे। पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिकी देश में बागवानी और कृषि हुआ करती थी। यहाँ पर आलू, तंबाकू, गन्ना, मक्का, कॉफ़ी, चावल और कपास का उत्पादन होता था। इस कारण से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, किंतु इस अर्थव्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव का लाभ यूरोपीय देश उठाए, ना कि वहाँ के स्थानीय लोगों को, क्योंकि वो तो उपनिवेश थे। ये लोग जितने यूरोपीय देश थे अपने लिए ये सब चीज़ों का उत्पादन करवाते थे। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं नॉर्थ अमेरिका। हम लोगों ने इससे पहले देखा था अमेरिकी की आज़ादी का, कि ये अमेरिका है, ये कनाडा है, ठीक है ना। तो अमेरिका और कनाडा पर यूके का अधिकार था। यहाँ से लकड़ी, धातु और चीनी का उत्पादन किया जाता था, ठीक है ना। तो फिर ये किसका अधिकार था? यूके का। तो हमने बारी बारी से देखा था कि कैसे यूएसए को अधिकार मिला था, आज़ादी मिली थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया द्वीप आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ये समुद्र किनारे, शहर का मैक्सिमम हिस्सा समुद्र के किनारे था। सबसे पहले यहाँ 1606 में हॉलैंड पहुँचा था। फिर उसके बाद 1770 एडी में यूके मतलब ब्रिटेन का मिस्टर जेम्स कुक यहाँ पहुँचते हैं, किंतु इनकी हत्या 1770 एडी में हो जाती है। इसके बाद से पूरे के पूरे वहाँ पर यूके यहाँ पर जो भी यूके के जो जेम्स कुक की हत्या होती है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से हत्या होने के बाद से पूरे ऑस्ट्रेलिया में दमन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और दमनात्मक कार्रवाई शुरू होने से ऑस्ट्रेलिया में भी अपने जन आंदोलन को लेकर अग्रसर हो जाते हैं और अपने आज़ादी को लेकर जागरूक होते हैं। और 1850 में यूके ने यहाँ पर स्वशासन दिया और 1901 में 6 राज्यों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई संघ की स्थापना की। तो इसकी आज़ादी की शुरुआत मिस्टर कुक की हत्या से शुरू होती है। उसके बाद 1788 में यूके ने यहाँ पर कॉलोनी बसाई और कॉलोनी के रूप में सिडनी बसाया। जो यूके से जो जिनको देश निकाला के सज़ा मिलती थी उन्हें यहाँ बसाया जाता था सिडनी में, ठीक है। तो ये रहा पूरे उपनिवेश का विस्तार पूरे विश्व में। हमने देखा कि यूरोपीय देशों ने कैसे कैसे पूरे महादेशों में अपना लगभग सभी महादेश में अपना उपनिवेश बसाए, ठीक है। तो कल हम लोग प्रथम विश्व युद्ध का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।